कहते हैं कि कलाकार दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी कलाकारी हजारों सालों तक लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाए रखती है। और अगर वो कलाकारी गाने के फॉर्म में हो तो उसकी मिठास कई दशकों तक कानों को सुकून देने का काम करती है। भारतीय सिनेमा में अनेकों एवरग्रीन गाने बने। कई ऐसे गाने हैं जो आज भी कानों में पड़ते ही हम अपनी सारी टेंशन छोड़ उस गाने में कहीं खो जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर। इसे मात्र एक गाना कहना गलत होगा, क्योंकि गाना तो वो होता है जो कानों से सुना जाता हो, लेकिन ये गाना तो सीधा हृदय के अंदर उतर जाता है। लता मंगेशकर जी का कहना था कि उनके 10 सबसे ज्यादा पसंदीदा गानों में ये एक गाना था। शायद फिर इस जन्म में। लगभग 60 साल पहले ये गाना बना था। समय बदला, लोगों की चॉइस बदली, संगीत के माध्यम बदले, इंस्ट्रूमेंट्स बदले, लेकिन इस गाने की खूबसूरती आज भी कम नहीं हुई है। ये गाना आज भी कहीं सुन ले तो 2 पल को इसमें खो जाने को मजबूर हो ही जाते हैं। यूं तो इस गाने के फिल्म में डाले जाने के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन इस गाने को 1964 के बाद आज तक भी दुनिया भर के गायकों ने सम्मान दिया और अपने अपने तरीके से इस गाने को गाते रहे। ये बात हो न हो। आज हम इस गाने के कुछ मुख्य रिप्राइज्ड वर्जन्स को इस वीडियो के बीच बीच में शामिल करते रहेंगे और फिर आप भी जज करके बताइएगा कि आप सबसे ज्यादा प्रभावित किस रिप्राइज्ड वर्जन से हुए हैं। और वीडियो के अंत में मैं अपनी चॉइस भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से लता जी के इस गाने के सबसे ज्यादा करीब कौन सा सिंगर है। और यकीन मानिए, आपके लिए भी वो नाम चौंकाने वाला हो सकता है। आइए चलते हैं इस सदाबहार गाने के सफर पर। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। एक गाना या तो रोमांटिक हो सकता है या सैड, लेकिन लग जा गले एक ऐसा गीत है जो शायद दोनों ही मूड में सुना जा सकता है। आपको जीवन में यदि किसी से अटूट प्यार है, जिसके साथ आप जीवन भर रहना चाहते हैं, उसके लिए ये गाना हमेशा सटीक बैठता है। जब वो जीवन साथी आपके पास हो तब भी ये गाना आपको अपने करीब लगेगा, और जब वो आपके साथ ना हो तो भी ये गाना आपको उसकी हर पल याद दिलाएगा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। अब क्या करें, मदन मोहन साहब ने एक ऐसी जादुई चीज बना दी कि चाह के भी ये दिमाग से नहीं उतरता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला को जब मदन मोहन साहब ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाए इस गाने को सुनवाया तो क्या हुआ? दरअसल मदन मोहन जी को पूरा भरोसा था कि ये एक ऐसा कैची सॉन्ग बन चुका है कि शायद ही कोई होगा जो इसे पहली ही बार में पसंद ना करे। इसी विश्वास के साथ जब उन्होंने राज खोसला को ये गीत सुनाया तो उन्होंने नाक सिकोड़ लिया। उनका कहना था कि वो कौन थी फिल्म एक हॉरर काइंड ऑफ फिल्म है और इस गाने से वो डरावनापन नहीं फील हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस गाने को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। बरसात हो ना हो। राज खोसला खुद एक सिंगर रह चुके हैं और म्यूजिक की उनको बहुत अच्छी समझ भी थी, लेकिन उनके द्वारा लग जा गले सॉन्ग को रिजेक्ट करना आपको आज भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये बात हो ना हो। फिल्म के लीड एक्टर थे मनोज कुमार, जो कि न केवल फिल्म में एक किरदार निभा रहे थे, बल्कि डायलॉग्स को दोबारा से लिखना, सीन्स को बेहतर करने में सजेशन देना, इवन गानों के लिरिक्स को चेंज करके बेहतर बनाने का काम भी उनके जिम्मे होता था। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी इन कामों के लिए क्रेडिट नहीं लिया। उनका कहना था कि मैं, साधना जी, मदन मोहन और राज खोसला फिल्म को एक फैमिली की तरह समझते थे और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि फिल्म अच्छी बने। हमें क्रेडिट की कभी लालसा नहीं रही। मदन मोहन जी और मनोज कुमार जी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राज खोसला द्वारा इस गीत को रिजेक्ट किए जाने के बाद मदन मोहन जी ने इस गीत को मनोज कुमार को सुनवाया और गाना सुनते ही मनोज कुमार मंत्रमुग्ध हो गए।
उन्होंने मदन मोहन जी से कहा कि हम ये गीत राज को दोबारा सुनवाएंगे। अगले दिन दोबारा से मदन मोहन, राज खोसला और मनोज कुमार की मौजूदगी में इस गाने को सुना गया। गाना खत्म होने के बाद हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। अचानक से राज खोसला उठे और कमरे के बाहर चले गए और थोड़ी देर में वो वापस कमरे में आए तो उनके हाथ में चप्पल थी, जिसे मनोज कुमार को देते हुए वो बोले, मुझे मारो तुम, मैं इतना बड़ा इडियट कैसे हो सकता हूं कि इस गाने को फिल्म में लेने से मना कर दूं। और फिर उसके बाद इस गाने को फिल्म में रखा गया। जी भर के देख लीजिए। जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी उस दिन लता जी को तेज बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने इस गाने को ऐसा गाया कि आज भी लता जी के साथ इस गाने को भी याद किया जाता है। मदन मोहन एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनके गाने सदाबहार हुआ करते थे। इसी फिल्म का दूसरा सॉन्ग नैना बरसे रिमझिम रिमझिम गाने को भी उन्होंने लता जी से ही गवाने का फैसला किया था, लेकिन वो किसी काम में बिजी होने के कारण उसे गा नहीं पा रही थी और इस गाने को शूट करने का दिन आ चुका था, लेकिन ओरिजिनल सिंगर के साथ गाया गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऐसे में मदन मोहन जी ने इस गाने को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके फिल्म यूनिट को दे दिया ताकि साधना जी उस पर लिपसिंग करके गाना कंप्लीट कर सके। बाद में उनके गाने को हटा के लता जी की आवाज वाले गाने को डाल दिया जाता। तो समझ सकते हैं ना आप कि नैना बरसे रिमझिम को कैसे शूट किया गया होगा। मेल वॉइस में गाना बज रहा था और उसी पर साधना जी लिपसिंग कर रही थी। एनीवेज, इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड ना दिया जाना आज भी चर्चा का विषय है। दरअसल बेस्ट म्यूजिक अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में और उसके बाद 1958 से बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी शुरू हो गया था। मदन मोहन जी को 1962 में अनपढ़ फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक के तौर पर नॉमिनेट किया गया, लेकिन यह अवार्ड उस साल प्रोफेसर फिल्म को चला गया। इसके बाद अगेन 1964 में वो कौन थी फिल्म के लिए मदन मोहन जी को नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस बार भी यह अवार्ड उनके गानों को ना देकर उसी साल रिलीज हुई दोस्ती फिल्म के गाने को दे दिया गया। हालांकि दोस्ती फिल्म के गाने भी ब्लॉकबस्टर थे, लेकिन फिल्म जानकारों के बीच आज भी इसे लेकर खुशफुसाहट बनी हुई है कि क्या लग जा गले गाने पर दोस्ती फिल्म के गाने वाकई में भारी पड़े थे। खैर, इस गाने को केवल अपने देश के सिंगर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग कलाकारों ने सम्मान देते हुए इसके रिप्राइज्ड वर्जन्स को गाया है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से हो या किसी भी देश से हो। इस सॉन्ग को अनेकों बार क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी यूज किया गया है। 1966 में तमिल फिल्म यार्नी में इस गाने को वहीं की भाषा में यूज किया गया था। इसी साल तेलुगु में आमे एवारू नाम की फिल्म में भी इसका प्रयोग किया गया था। इन गानों के लिए लता मंगेशकर को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन बिजी स्केड्यूल होने के कारण उन्हें मद्रास जाकर इस गाने को गाने का समय नहीं था, इसलिए बाद में इस गाने को पी सुशीला जी ने गाया था। लता जी जिन्होंने इस गाने को गाया और मदन मोहन जी जिन्होंने गाने को कंपोज किया, इन दोनों के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण ये गाना आज भी एवरग्रीन कहलाता है। वो है इस गाने के लिरिसिस्ट राजा मेहदी अली खान। भारतीय सिनेमा में ये नाम उतना प्रचलित नहीं है जितना बाकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी नजरों ने समझा और लग जा गले जैसे कुछ अद्भुत गाने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। ये बात हो न हो। इस गाने में लाइंस हैं, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, और आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो। ये सारी लाइंस सीधे हृदय को टच करती है, क्योंकि इन लाइंस में दो व्यक्तियों में से एक के ना रहने की फील आती है जो अपने आप में दर्दनाक और डरावना है। और यही चीज इस गाने को न केवल रोमांटिक बनाती है बल्कि इमोशनल बनाने का श्रेय भी ले जाती है। मैं अपनी पसंद बताऊं तो श्रेया घोषाल, जोनीता गांधी जैसे कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाने को बहुत खूबसूरत गाया, लेकिन जो सिंगर मुझे इस गाने के सबसे करीब लगी वो है विभावरी आप्टे जोशी।
सबने इस गाने को कुछ अलग करके पेश किया जो बहुत अच्छा भी है, लेकिन ओरिजिनल के करीब रह के अगर किसी ने इस गाने को बेस्ट अटेम्प्ट किया है तो वो है विभावरी आप्टे जोशी जी, जिनका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनके गाए गीत सुन के आपको लगेगा कि आखिर इस हीरे को हम अब तक परख क्यों नहीं पाए। इनके गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको सबसे बेस्ट किसका वर्जन लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए